हे गाइस, संजीव हियर। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं डिवाइन पर्सपेक्टिव का 23rd पार्ट एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। गाइस, मेरी वीडियो अगर आपको जरा से पसंद आती है तो प्लीज आप मेरी वीडियो को बस अपने एक दोस्त से शेयर जरूर कर देना। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो गाइस, पिछले पार्ट के आखिर में हम सभी लोगों ने देखा था कि अपने भैया को फैंग मैडम ने बुला लिया था क्योंकि था कोई इमरजेंसी। और उनकी पूरी बातें सुनने के बाद अपने भैया का दिल भी नहीं देता उन्हें हैंगजू रहने की कोई मर्जी। वो तुरंत बैन भाई और जून के साथ शंघाई लौट आते हैं। लौट आने के बाद उनकी मुलाकात अस्पताल में फैंग के साथ होती है। वहाँ पर फैंग के साथ मैंगो भी मौजूद थी और अपने भैया के पूछने पर तो मानो फैंगो के आंसू फूट पड़ते, पर रोते रोते बोलती है, ये सब कुछ मेरी गलती हुई है। ऑफिसर येन मेरी रक्षा कर रहे थे, लेकिन वो कर्व ब्लड सेक्ट के लोगों ने उन्हें बुरी तरह से घायल कर दिया है और अब उनकी जान खतरे में है। तभी फैंग भी अपने भैया को कर्व ब्लड सेक्ट के बारे में बताने लगती है कि कर्व ब्लड सेक्ट एक खूनी दल है और वो लोगों को क्यों मारते हैं ये तो किसी को नहीं पता। इसे सुनकर तो अपने भैया का पारा हाई हो जाता है और अपने पास ही की एक बेचारी दीवार पे अपना सारा गुस्सा उतार देते हैं। मैंगो अभी तक रोई जा रही थी, लेकिन तभी फैंग कहती है, अबे फिक्का नॉट, अभी अपना हीरो है ना, वो सब कुछ ठीक कर देगा। और तभी बाहर आता है डॉक्टर साहब और उसकी पूरी टीम। बाहर आते समय डॉक्टर साहब मैडम फैंग की बातें सुन रहे थे। ये सुनने के बाद वो रौब से कहता है, अरे हम न कर पाए, ये बच्चा क्या करेगा। लेकिन अपने भैया तो उस बुढ़े डॉक्टर किसी बात को सुनने के मूड में नहीं थे। वो भी बहुत ज्यादा भड़के हुए थे। वो सीधा ऑपरेशन थिएटर के अंदर चले जाते हैं। वो बुढ़ा डॉक्टर अभी भी अपना ताना बंद नहीं करता, लेकिन अपने भैया उस पर बिल्कुल भी नहीं देते। वो अपने हाथों में एक निडल निकाल लेते और एक्टिवेट कर देते हैं अपने घोस्ट वैलीज मेडिकल स्किल को। और कुछ ही देर में उनका काम पूरा भी हो जाता है, जिसके बाद वो उन दोनों लड़कियों को बताता है, अबे फिक्र नॉट, कुछ ही देर में वो पूरी तरह ठीक हो जाएगी। तो सुनकर दोनों लड़कियां खुश हो जाती है। लेकिन अपने भैया के ऐसे काम को देखकर वो बुढ़ा डॉक्टर फिर से अपने भैया को ताना मारने लगता है, अब चल फेंकू। अब तक बड़ी बड़ी फेंक रहा था, लेकिन इससे पहले उनकी बात पूरी हो पाती और वो सैयन किसी भूत की तरह उठकर बैठ जाती है। जिसे देखकर उस बुढ़े डॉक्टर को तो मन सदमा सा लग जाता है। लेकिन बात दूसरा, अपने भैया और वो दोनों लड़कियां तो बहुत ज्यादा खुश थी और वो सभी ऑफिसर का हाल चाल पूछने लगते हैं। और जब ऑफिसर देखती कि अपने भैया उनकी इतनी परवाह कर रही है, तब तो उनका दिल जोरों से धड़कने लगता है। भाई एक बात कह बिना मैं रह नहीं सकता कि ऑफिसर बिना मेकअप के भी बल्ला की खूबसूरत लगती है, यहाँ तक कि हमारी प्यारी यूनर मैडम से भी ज्यादा। इसके बाद अपने भैया उन्हें कहते हैं, अबे फिक्र नॉट, मैं वादा करता हूँ कि मैं तेरा बदला जरूर लूंगा। इतना गए थी वो से जाने लगते हैं। जाते वक्त जब उनकी नजर बुढ़े डॉक्टर पर जाती है, तब वो देखते कि बुढ़े के तो हवा ही बदल चुके हैं। अब वो बड़े सभ्य तरीके से पूछते हैं, सर आप प्लीज बताएंगे कि आपने इतनी अच्छी एक्यूप्रेशर थेरेपी को कहाँ से सीखा। लेकिन अपने भैया तो उस बुढ़े के किसी जवाब को देने के मूड में नहीं थे। वो तुरंत वहां से बाहर निकल जाते हैं और फैंग से कर्व ब्लड सेट के बारे में सब इन्फॉर्मेशन लेने लगते हैं। लेकिन इन्फॉर्मेशन देने के साथ ही साथ फैंग अपने भैया को आगाह भी करता है, अबे कर्व ब्लड सेट वालों का दिमाग खिसका हुआ होता है, इसे संभल के रहना। लेकिन अपने भैया तो बड़े रौब से कहता है, जो भी मेरे दोस्तों को चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा मैं उसे खत्म कर दूंगा। भाई आप क्या सोच रहे हैं, ये अपने भैया की दोस्ती है? नहीं, ये अपने भैया की ठरकपंती है। इसीलिए तो वो लड़कियों के लिए कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव है। जब अपने भैया कर्व ब्लड सेट के अड्डे पर पहुंचते तब वो सभी लोग फुदकते हुए ऐसे बाहर आते जैसे हो कोई बंदर। देख कर मुस्कुराते वो जैसे शिकार आ गया हो शेर के घर। साफ पता चल रहा था इन लोगों को मासूम लोगों की जान की कोई परवाह नहीं और सिर्फ अपने मजे के लिए ये लोगों की जान लेते हैं। और इस वक्त भी वो वही करते हैं। बाहर आते ही वो तुरंत अपने भैया के ऊपर हमला कर देते हैं। अपने भैया उसकी तरफ बिल्कुल भी भाव नहीं देते और वार कर देते एक सिंपल, जो था उन सभी के लिए एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल कि अपने भैया कोई लल्लू पल्लू नहीं है। वह दूसरा कर्व ब्लड सेट का लीडर भी अपने भैया को देखकर भचक्का रह जाता है। लेकिन इस एग्जाम्पल का भी कोई फायदा नहीं
क्योंकि कर ब्लड सेक्ट का वो लीडर इतने सालों तक मासूम लोगों को मारते मारते अपने भेजे को कूड़ेदान में फेंक चुका है। इसलिए अपने दोनों ताकतवर साथियों को इतनी आसानी से मरते हुए देखने के बाद भी अपने गार्ड को नीचे करते हुए वो सीधा अपने भैया पर हमला कर देते हैं और अपने भैया भी फिर से उसकी तरफ रूखेपन से देखते हैं और उसे एक ही बार में टपका देते हैं। कर ब्लड सेक्ट को पूरी तरह से खत्म करने के बाद अपने भैया किसी हीरो की तरह बड़े आराम से वक्त से चल कर आ रहे थे, लेकिन स्टोरी राइटर का कोई इरादा नहीं था अपने भैया को देने का कोई रेस्ट। इसलिए अगले ही पल आ जाता है उन्हें एक रिक्वेस्ट। अचानक से उनका फोन बज उठता है और जब वो अपने फोन को उठाते हैं तब उन्हें अपनी प्यारी यूनर का चीख सुनाई देती है, जहाँ पर उन्हें पता चलता है कि उनके नामौजूदगी का फायदा उठाकर वहां पर पहुंच चुके हैं ब्लड हैंड के लोग। ऐसे सुनकर तो अपने भैया का हो जाता है पारा हाई, इसलिए वो तुरंत ही कर देते उस जगह को टाटा बाई। वहाँ दूसरा अपने भैया के घर पहुंच चुके थे ब्लड हैंड के लोग। असल में जब से ब्लड हैंड के लोगों ने अपने भैया के हाथों मुंह की खाई है और तो और जब से अपने भैया ने जाओ फेंग को कैद किया है तब से ब्लड हैंड के लोगों ने अपने भैया की पल पल की खबर रखी है और जब उन्हें सही मौका मिला तब वो तुरंत पहुंच जाते अपने भैया के पूरे फैमिली को खत्म करने। लेकिन उनकी किस्मत उतनी भी अच्छी नहीं थी क्योंकि अपने भैया के दोस्त भी कोई लल्लू पल्लू नहीं थे, वो भी थे फाइटर असली, जैसे ब्रूस ली का भाई चूस ली। और जिसके बाद तो शुरू हो जाती है दोनों टीमों में लड़ाई। लेकिन अपने भैया के साथियों की किस्मत उतनी भी अच्छी नहीं थी क्योंकि ब्लड हैंड के लोगों ने इस बार अपनी एक बहुत बड़ी फौज लाई थी और जिनसे निपटने में वो सभी व्यस्त हो जाते हैं। और इसी मौके का फायदा उठाकर ब्लड हैंड का एक आदमी सीधा अपने भैया के फैमिली पर हमला कर देता है, लेकिन तब भी एंट्री होता है अपना हीरो ठरकी, जो नहीं लेने देता ब्लड हैंड के उस आदमी को फिरकी। वो तुरंत उसके ऊपर हमला कर देता है। अपने भैया को देखकर जहाँ दुश्मन का हो चुका था बुरा हाल, वहाँ दूसरा अपने भैया के साथ ही तो सोच रहे थे कि आज बच गए वो बाल बाल। इसके बाद अपने भैया दहाड़ते हुए कहते हैं, अबे तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे फैमिली पर ऐसे हमला करने की। लेकिन ब्लड हैंड के उन सभी लोगों ने सोच लिया था कि आज तो अपने भैया के पूरे फैमिली को खत्म ही कर देंगे वो लोग। इसलिए वो सभी एक साथ अपने भैया के ऊपर टूट पड़ते हैं। अपने भैया भी अपने साथियों को आगे नहीं आने देते और खुद उन सभी से लड़ने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। और जैसे ही ब्लड हैंड के चारों मास्टर्स एक साथ अपने भैया पर हमला करते हैं, अपने भैया भी स्पिरिचुअल एनर्जी से बने हुए मल्टीपल स्वॉर्ड से उन सभी पर हमला कर देता है। ये हमला वही हमला था जिस हमले से अपने भैया ने नॉर्थ वेस्ट मेडिकल किंग के सभी साथियों को खत्म कर दिया था। और अपने भैया के इस हमले के सामने ब्लड हैंड के वो सभी लोग टिक नहीं पाते और तुरंत ही ऊपर वाले के पास पहुंच जाते हैं। अपने भैया को जीतते देख उनके साथी तो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और अपने भैया को चीयर करने लगते हैं। ओ गुरु, तू तो कमाल का है रे, सभी बोलो ठरकी हीरो जिंदाबाद, ठरकी हीरो जिंदाबाद। वहाँ दूसरा अपने लीडर्स को मरते देख ब्लड हैंड के बाकी सभी लोग तो वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन अपने भैया और उनके सभी साथी उन सभी को वहाँ से भागने नहीं देते और उन सभी लोगों को भी ऊपर वाले के पास भेज देते हैं। सभी चीजों को खत्म करने के बाद अपने भैया ल्यू भैया से कहते हैं, ली भैया ब्लड हैंड के लोगों को ज्यादा ही खुजली हो रही है, एक काम करो, जाओ फैंक का एक हाथ काट कर ब्लड हैंड भेज दो, तब उन्हें समझ में आएगा कि हमसे पंगा नहीं लेने का। और हमारे प्यारे ली भैया भी वैसा ही करते हैं। इन सभी चीजों के खत्म होने के बाद आखिरकार अपने भैया को कुछ समय के लिए रेस्ट मिलता है, इसलिए वो इस मौके का पूरा फायदा उठाता है और यूनियन साओ भैया और ल्यू भैया सभी के साथ बाहर घूमने चले आते हैं। जब वो एक मेले में घूम ही रहे थे तभी उन्हें दिखता है एक ताऊ जी, जो थे एक फॉर्च्यून टेलर। उनके सामने गारंटी देकर कहता है, देखो बेटा, अगर मेरी बात गलत हुई तो तुम्हें मुझे कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है। अपने भैया को इस चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन यूनियन मैडम उसमें इस चीज में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है, इसलिए वो अपनी किस्मत देखने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ा देता है। पहले तो वो ताऊ जी अपनी यूनियन मैडम के हाथ को देखकर सही सही बता रहे थे, लेकिन अगले ही पल उनके उड़ जाते तोते वो यूनियन मैडम के हाथ को बड़ी ध्यान से देखने लगते और वो चिल्ला कर कहते हैं, असंभव असंभव, ये कैसे हो सकता है, तुम्हारी किस्मत बदल चुकी है, अब तुम्हारी किस्मत का तारा हमेशा चमकता रहेगा। यूनियन मैडम को लगता है वो ताऊ जी कुछ ज्यादा ही बोल रहा है, लेकिन तभी जाओ भैया और ल्यू भैया भी अपना हाथ आगे बढ़ा देते हैं अपनी किस्मत को देखने के लिए।
और कुछ ही देर बाद फिर से उड़ जाते उन ताऊजी के तोते। मन ही मन सोच रहे थे वो, आजकल इस दुनिया में क्या क्या होते। फिर से चिल्ला कर कहते हैं, असंभव असंभव असंभव। तुम दोनों की किस्मत ही बदल चुकी है। तुम तो सारी जिंदगी मौत तक व्हीलचेयर पे बैठने वाले थे, और तुम तो कुछ ही दिनों में एक शहर से मरने वाले थे, लेकिन अब तुम दोनों बिल्कुल सही सलामत हो। देखकर साहू भी मनी में सोचते हैं, वाह ये ताऊजी तो बड़े कमाल का, ये तो बस सच सच बोल रहा भाई। लियो भैया के भी कुछ वैसे ही विचार थे। कभी वो ताऊजी से कहते हैं, अबे ये तो अपने भैया का कमाल है, अगर वो नहीं होता तो हम दोनों की जिंदगी तो कब की बर्बाद हो जाती। और जैसे उस ताऊजी का अपने भैया के बारे में पता चलता है, तब तो फिर से उनके तोते उड़ जाते हैं। वो मन ही मन सोचते हैं, अबे कोई ऐसा इंसान जो किसी की भी किस्मत को बदल सकता है। लेकिन उन्हें अभी भी अपने भैया पर पूरा विश्वास नहीं होता, इसलिए वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से अपने भैया के अंदर झांकने लगता है। और तब उन्हें अपने भैया के अंदर एक दिव्य ऊर्जा महसूस होती है, जिसे महसूस करते ही उनका पूरा शरीर कांप जाता है और वो अपने घुटनों पर आ जाते हैं। ताऊजी को इस हालत में देखकर अपने भैया पूछते हैं, अबे ताऊजी आपको क्या हुआ? लेकिन ताऊजी इस बारे में कुछ नहीं बोलते। वो तुरंत अपने भैया के पास आ जाते और कहते हैं, बेटा क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ? तो देखकर अपने भैया के होश उड़ जाते हैं। ये उन्नर मैडम भी गुस्से से भड़कते हुए पूछते हैं, ओ ताऊजी मैंने तो आपको पूरे पैसे दिए थे ना। असल में तो ताऊजी भी उन तीनों की तरह अपने भैया की मदद से अपनी किस्मत को बदलना चाहते थे, इसीलिए वो कहते हैं, बेटी विश्वास करो, मेरे तुम लोगों के साथ आने से तुम लोगों का बहुत फायदा होगा। मैं जूता सलाई से लेकर मंत्र जाप सब कुछ कर सकता हूँ, और मैं फाइटिंग भी कर सकता हूँ, और किसी को भी एक ही पंच में नॉकआउट कर सकता हूँ। लेकिन जैसे ही वो फाइटिंग और एक पंच में नॉकआउट वाला शब्द सुनते, वैसे उनके कान कुत्ते की तरह खड़े हो जाते हैं। वो तुरंत अपने इंडियन आइज से उन ताऊजी का सिटी स्कैन करने लगते हैं और उन्हें बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। ओ ये ताऊजी तो भाई किसी बुलडोजर से कम नहीं है, इन्हें अपने साथ रखना बड़ी फायदे का सौदा होगा। यही सोचकर अपने भैया उस ताऊजी को परमिशन दे देते और अपने भैया की बात सुनकर वो ताऊजी भी किसी छोटे बच्चे की तरह खुश हो जाते हैं और आसपास फुदकने लगते हैं। वह दूसरे अपने भैया के कहे मुताबिक लियू भैया ने जाओ फेंग का कटा हुआ हाथ ब्लड हैंड हॉल में भेज दिया था, जिसे देखकर ब्लड हैंड का लीडर सियान यूतैन आग बबूला हो चुका था। वो ताड़ते हुए कहता है, खुशी तुम इतना बेकार हो कि तुम एक छोटे से बच्चे को नहीं संभाल पाए, और उसने मेरे बेटे का हाथ काट कर मुझे भेज दिया। और हॉल मास्टर की डर सुनकर बेचारे खुशी तो पेंट गीली हो चुकी थी, क्योंकि वो हॉल मास्टर के सामने कुछ भी नहीं था। अभी ब्लड हैंड का एक आदमी हॉल मास्टर से पूछा, सर क्या मैं इयान को मारने के लिए और ज्यादा लोग भेजूं? तभी यूतैन कहता है, नहीं, बहुत समय से मैं बाहर नहीं आया, शायद लोग मुझे भूल चुके हैं। अब वक्त आ गया है बताने का कि ज़ैन यूतियान कौन है। इतना कहते वो वहां से निकल पड़ता है अपने बेटे के कटे हुए हाथ और अपने लोगों की मौत का बदला लेने के लिए। और दूसरा वो अपने भैया के साथियों को भी खबर मिल चुका था कि ब्लड हैंड का मास्टर यूतियान अपने मेडिटेशन से उठ चुका है। ये बात उन सभी के लिए बहुत सा टेंशन वाली थी, इसलिए वो इसी बात को लेकर बात कर रहे थे। वो अपने भैया को भी यही बात बताने लगते, लेकिन अपने भैया थे फुल्ली टेंशन फ्री, क्योंकि अब चलेगी सिर्फ और सिर्फ उनकी हीरोगिरी। तभी वहां पर आ जाते हैं ब्लड हैंड का लीडर यूतियान। देखकर बाकी सभी तो बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, लेकिन अपने भैया फुल्ली चलते। अभी ब्लड हैंड का लीडर दहाड़ते हुए कहता है, यान तुमने मेरे बेटे का हाथ काट दिया और तुमने मेरे इतने लोगों को मारा, आज तुम यहाँ से जिंदा नहीं जा सकते। इतना कहते ही वो अपनी ब्लडी ऑरा से सीधा अपने भैया पर हमला कर देते हैं, जिसे देखकर अपने भैया भी तुरंत अपनी डिवाइन स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेते हैं और अपने स्पिरिचुअल एनर्जी से दो इंडियन ड्रैगन बनाते हैं और यूतियान के ब्लडी हमले पर मार देते हैं, जिससे एक ही झटके में उसका हमला पूरी तरह से न्यूट्रलाइज हो जाता है। ये उसका सबसे ताकतवर हमला था, क्योंकि वो एक ही झटके में अपने भैया को खत्म करना चाहते थे। लेकिन अपने इतने ताकतवर हमले को इतनी आसानी से मिट्टी में मिलते देख बेचारे का तो हो चुका था डब्बा गुल, क्योंकि समझ चुका था वो कि इतने सालों से इकट्ठा की हुई उसकी सारी ताकत है अपने भैया के सामने एक धूल। गाइस आज के लिए बस इतना, इससे तो मैं आपको सुना नहीं पाऊंगा। तो गाइस आपको क्या लगता है कि अपने भैया यूतियान को मार देंगे
या फिर उसे टॉर्च एसोसिएशन के खिलाफ किसी चारे की तरह इस्तेमाल करेंगे, या फिर अभी भी क्या यूतियान के पास कोई तुरुप का इक्का बाकी है? जानने के लिए देखते रहिए आप मेरी इस मजेदार और इंटरेस्टिंग कहानी को, द डिवाइन पर्सपेक्टिव। गाइस, मेरी वीडियो अगर आपको जरा से पसंद आती है तो प्लीज आप मेरी वीडियो को बस अपने एक दोस्त से शेयर जरूर कर देना। तो चलिए आज के लिए विदा लेता हूँ आपसे।